नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। पीसीएसजे में प्रीलिम्स परीक्षा में जो फर्स्ट पेपर होना है आपका जीके का, उसमें जो 9 एक्ट प्रिस्क्राइब्ड है सिलेबस में, अगला एक्ट हम लोग स्टडी करेंगे घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, जिसको शॉर्ट में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट या फिर उससे भी शॉर्ट में डीवी एक्ट कहा जाता है। डीवी एक्ट 2005 हमको स्टडी करना है। मेजर प्रोविजंस क्या क्या है इसमें और किन किन बातों को फैक्ट के रूप में आपको ध्यान में रखना जरूरी है वस्तुनिष्ठ परीक्षा के लिए, वो हम सभी इसमें डिस्कस करेंगे। अब आपके मन में सवाल जरूर उठना चाहिए कि सीआरपीसी 1973 में 125 सेक्शन जब इन्वोक किया जा सकता है मजिस्ट्रेट के सामने और रिलीफ मांगा जा सकता है, मॉनिटरी रिलीफ, तो काहे फिर इसकी जरूरत पड़ी, क्यों लाया गया ये अधिनियम? अधिनियम इसलिए लाया गया क्योंकि 125 में सबसे पहली बात ये आ रही थी कि उसमें प्रोटेक्शन की कोई बात नहीं की गई थी। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर मेंटेनेंस की बात की गई थी, भरण पोषण की। महिलाओं को प्रोटेक्शन मिलना बहुत जरूरी है। इसमें प्रोटेक्शन ऑर्डर के बारे में बात की गई है इस एक्ट में, जो इसका एक अभिन्न अंग है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि इसमें जैसे एक्ट में लिखा गया है महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 है ये, क्योंकि सीआरपीसी 125 के तहत जो लीगल वाइफ थी, जो मैरी होकर के आती थी, ठीक है, वो तो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती थी साल, 2 साल, 5 साल, 6 साल में। उसको कहीं ना कहीं मॉनिटरी रिलीफ मिल जाया करती थी कंपनसेशन के रूप में या मेंटेनेंस के रूप में, मंथली अलाउंस जो है बांध देता था कोर्ट। लेकिन इसमें क्या है कि लीगल वाइफ को ही अधिकार दिया गया था सीआरपीसी 125 में, लिव इन में रहने वाली महिलाओं को, ठीक है, लंबे समय तक किसी मेल पार्टनर के साथ कंसैंग्विनिटी में रहने वाली महिलाओं को ये सब बेनिफिट नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि जब भी 125 इन्वॉक होता था तो उसे लीगल वाइफ ना ठहरा करके बच जाते थे ऐसे पुरुष जो महिलाओं के साथ तो रहते थे लेकिन उनका भरण पोषण नहीं करते थे या फिर उनसे हिंसा करते थे। ठीक है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें यही निकल करके सामने आई कि इसमें कुछ डेफिनेशंस को चेंज करने की ज़रूरत है और महिलाओं को प्रोटेक्शन देने पर और मंथली अलाउंस देने पर और रेजिडेंस उनको देने पर ज़्यादा फोकस किया जाए, क्योंकि लिव इन में रहने के बाद कई सारी महिलाओं को घर से निकाले जाने की वारदातें काफ़ी सामने आने लगी थी। तो डीवी एक्ट में कुल मिलाकर हमें पढ़ना पड़ेगा 5 अध्यायों को और कुल मिलाकर करीब 37 धाराओं को, और जिसमें से महत्वपूर्ण धाराएं आपको हम बताते हुए चलेंगे। इसमें सबसे पहला अध्याय यहाँ पर संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ और परिभाषाओं का है। तो प्रारंभ की डेट अलग है इसमें और लागू होने की डेट अलग है, और इसमें किसी भी तरीके का ऐसा प्रोविजन नहीं है कि डीवी एक्ट के बाद राज्य सरकार को अलग से नोटिफिकेशन द्वारा अपने स्टेट में लागू करना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिस तारीख से केंद्र सरकार ने इसे लागू घोषित कर दिया था उसी डेट से ये पूरे देश में लागू हो जाती है, जम्मू कश्मीर में भी। फिर अध्याय 2 है घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा यहाँ पर पूरा चैप्टर है, इसमें समझाया गया कि घरेलू हिंसा की परिभाषा क्या है धारा 3 में। ठीक है, पूरा स्पष्ट तौर पर डिफाइन किया गया है। इसमें जो है कई तरीके के अलग अलग इसमें बताए भी गए हैं, जैसे फिजिकल वायलेंस सबसे पहले जो है फिजिकल तौर पे मार पिटाई करना। फिर इकोनॉमिक अब्यूज़ भी इसमें शामिल है, स्त्री धन को हड़प कर लेना, किसी भी तरीके से खर्चे ना देना। ठीक है, जिस खर्चे का अधिकार है महिला को उसके बच्चों को ना देना या फिर उसे पाने से अवरोधित करना। मेंटल वायलेंस यानी कि बार बार जो उत्पीड़न करना, ताने देना, बच्चे ना होने के लिए ताने देना, लड़का ना होने के लिए ताने देना, लगातार लड़की होने के लिए ताने देना, ये सब भी इसमें शामिल है। इसके बाद आपका सेक्सुअल अब्यूज़ है। सेक्सुअल अब्यूज़ में सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान किसी भी तरीके से इस तरीके से वो क्रियाएं करना जिससे उसका मेंटल हरासमेंट हो। ठीक है, तो ये सब वायलेंस इसमें शामिल है, सभी को हम लोग पढ़ेंगे। तो घरेलू हिंसा जो है ये दी हुई है धारा 3 में, बहुत जरूरी है। ये पूछ सकते हैं कि घरेलू हिंसा के अधिनियम में घरेलू हिंसा को कहाँ पर डिफाइन किया गया है, 3 में। इसके बाद संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाताओं आदि की शक्तियों कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। तो सीआरपीसी धारा 125 के बारे में हमने बात की, उसमें सरकार की कोई ऐसी जिम्मेदारी सुनिश्चित नहीं की गई थी कि वो महिलाओं को संरक्षण भी देंगे। लेकिन इस पूरे एक्ट में एक पूरा अध्याय इस पर केंद्रित है कि क्या यहाँ पे पुलिस अधिकारी, सेवा प्रदाता या संरक्षण अधिकारी और मजिस्ट्रेटों के क्या क्या यहाँ पे कर्तव्य होंगे। शेल्टर होम्स की व्यवस्था करने की बात कही गई, शेल्टर होम्स के कर्तव्य बताए गए हैं धारा 6 में। चिकित्सकीय सुविधाओं के कर्तव्य क्या होंगे धारा 7 में बताया गया है। संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति कैसे होगी और ये इसमें बताया गया है। पॉसिबली एक महिला संरक्षण अधिकारी होनी चाहिए, उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया उपधारा में। फिर संरक्षण अधिकारियों के कर्तव्य कृत्य क्या होंगे, सेवा प्रदाता कौन बन सकेंगे और उनके कर्तव्य क्या होंगे, सरकार के कर्तव्य क्या होंगे। किसी भी एक्ट में जहाँ पर मेंटेनेंस या फिर कंजर्वेशन या प्रोटेक्शन की बात की गई हो वहाँ पर सरकार की भूमिका में ये चीज़ें आप जरूर नोट करिएगा कि किस सरकार की यहाँ पर बात हो रही है, किसका क्या रोल है। राज्य सरकार का कहाँ ज़्यादा रोल है इस एक्ट में और केंद्र सरकार का कहाँ ज़्यादा रोल है किस एक्ट में। ठीक है, जैसे इस एक्ट में अगर हम देखें तो केंद्र सरकार का रोल यहाँ पर अधिक है। केंद्र सरकार को यहाँ पर डिफिकल्टीज हटाने की शक्ति है, केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति है और किस प्रकार से प्रोटेक्शन सेंटर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स काम करेंगे और जो ट्रेनिंग दिलाना है पुलिस अधिकारियों को वो तो खैर राज्य सरकार का ही रहेगा, लेकिन बाकी सर्विस प्रोवाइडर्स और प्रोटेक्शन ऑफिसर्स कैसे अपॉइंट होंगे, किस रीति में कार्य करेंगे, ये सब केंद्र सरकार ही यहाँ पे डिसाइड करेगी।
अब पूरा अध्याय नंबर 4 अनुतोषों पर आधारित है, यानी प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग ऑर्डर ऑफ रिलीफ। ऑर्डर ऑफ रिलीफ जो है मजिस्ट्रेट से कैसे प्राप्त किया जाए, मजिस्ट्रेट कैसे एप्लीकेशंस पर सुनवाई करेंगे और किस किस तरीके के ऑर्डर्स यहाँ पर मजिस्ट्रेट फर्निश करेंगे। जैसे कि यहाँ पे है प्रोटेक्शन ऑर्डर्स, ठीक है, संरक्षण आदेश, फिर रेजिडेंस ऑर्डर यानी आवासन का आदेश, तीसरा है मॉनिटरी ऑर्डर्स, चौथा है बच्चों की कस्टडी का ऑर्डर्स, और पांचवा है कंपनसेशन ऑर्डर्स। अगर बहुत ज़्यादा हानि कर दी हो किसी ने, किसी महिला की डोमेस्टिक वायलेंस में, तो कंपनसेशन ऑर्डर्स भी दिए जा सकते हैं। देन इसके बाद अंतरिम ऑर्डर्स पर भी बात की गई है और एक्स पार्टी ऑर्डर्स को भी यहाँ पे बताया गया है कि कुछ मामलों में एक्स पार्टी ऑर्डर्स यानी एक पक्षीय सुनवाई भी की जा सकती है। ठीक, तो ये सब ऑर्डर्स हैं। तो कौन कौन से ऑर्डर्स हैं इसमें? प्रोटेक्शन ऑर्डर्स, रेजिडेंस ऑर्डर्स, मॉनिटरी ऑर्डर्स, कस्टडी ऑर्डर्स और कंपनसेशन ऑर्डर्स और इंटरिम ऑर्डर्स एंड एक्स पार्टी ऑर्डर्स। और चैप्टर 4 में सबसे पहला है मजिस्ट्रेट को आवेदन किस रीति में होगा। मजिस्ट्रेट को आवेदन सेक्शन 12 के तहत किया जाएगा इन सब ऑर्डर्स को प्राप्त करने के लिए। सूचना की तामील जो है प्रत्यार्थी को भेजी जाएगी 13 के तहत। यहाँ पर काउंसलिंग यहाँ पे कराई जाएगी। काउंसलिंग यहाँ पे सिंगली प्रत्यार्थी की कराई जा सकती है। काउंसलिंग सिंगली जो है एग्रीव्ड पर्सन यानी वुमेन जो एप्लीकेशन फाइल करेगी वो उसकी कराई जा सकती है, दोनों की ज्वाइंटली कराई जा सकती है मजिस्ट्रेट के आदेश पे। काउंसलिंग 2 महीने तक चल सकती है, 60 दिनों के लिए मैक्सिमम, फिर कार्रवाई आगे बढ़ती है। कल्याण विशेषज्ञ की सहायता मजिस्ट्रेट किस तरीके से ले सकते हैं? इस अधिनियम के तहत नियमों का अनुपालन कराने के लिए कार्यवाही को बंद कमरे में मजिस्ट्रेट करा सकते हैं सेक्शन 16 के तहत। साझी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार ये महिला का सुनिश्चित किया गया है 17 में। शेयर्ड हाउस होल्ड का अधिकार जो है ये सुनिश्चित किया गया है। शेयर्ड हाउस होल्ड किससे मांगा जाएगा, किससे नहीं मांगा जा सकता है, मैं अभी आगे बताऊंगा आपको। संरक्षण आदेश 18 में, धारा 19 में निवास आदेश, धारा 20 में धनीय अनुतोष और धारा 21 में कस्टडी ऑर्डर्स और 22 में एक्चुअली कंपनसेशन ऑर्डर है, 23 में अंतरिम और एक पक्षीय आदेश, 24 में न्यायालय को आदेश की प्रतियों का निःशुल्क दिया जाना। आदेश की अवधि और उसमें परिवर्तन मजिस्ट्रेट कर सकते हैं प्रत्यार्थी की जो है एप्लीकेशन पर भी और एग्रीव्ड पर्सन की एप्लीकेशन पर भी। ठीक है। अन्य वादों और विधिक कार्यवाहियों में अनुतोष। अन्य वादों का बेसिकली मेनली पर्पस वही है कि सीआरपीसी 1973 में धारा 125 के तहत अगर कोई मुकदमा एग्रीव्ड विमेन के द्वारा डाला गया है, इस मुकदमे के अलावा तो किस तरीके से जो है ऑर्डर यहाँ पे पास किया जाएगा, किन बातों को ध्यान में रखा जाएगा, ये है यहाँ पे। एक बात और है कि किसी भी तरीके से नहीं कहा गया कि 125 के तहत अगर किसी ने मुकदमा फाइल किया विमेन ने तो डीवी एक्ट के तहत नहीं कर सकती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों मुकदमे साइमल्टेनियसली चल सकते हैं, जिसका ऑर्डर पहले आ जाएगा या फिर विमेन जिस ऑर्डर से संतुष्ट है उसका लाभ ले सकेगी। फिर इसमें अधिकारिता के बारे में बताया गया है, मजिस्ट्रेट की अधिकारिता क्या होगी, किसकी क्या अधिकारिता होगी, प्रक्रिया क्या फॉलो की जाएगी, ये बड़ा जरूरी है इसमें, क्योंकि प्रक्रिया में बड़ा कंफ्यूजन रहता है। प्रक्रिया इसमें ध्यान रखिएगा, भले ही इसमें एक्ट में लिखा गया है कि सीआरपीसी के प्रोविजंस को फॉलो किया जाएगा इसमें, लेकिन ये प्योरली जो है सिविल प्रोसीडिंग है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये पूरी तरीके से सिविल प्रोसीडिंग है, हालांकि इसके ऑर्डर का अनुपालन सीआरपीसी के हिसाब से करा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, वो अभी आगे डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था कि ये प्योरली एक सिविल प्रोसीडिंग होती है, इसको किसी भी तरीके से क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं माना जाएगा। ऑर्डर का ब्रीच, ऑर्डर अगर जो इसमें पारित किए जाएंगे तमाम तरह के जो लिखे हुए हैं, अगर उनका ब्रीच किया जाता है रिस्पोंडेंट के द्वारा, तब हालांकि क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट की जा सकती है सीआरपीसी 1973 के तहत। फिर इसमें अपील का प्रावधान है। अपील जो है रिस्पोंडेंट कहाँ पर कर सकता है ऑर्डर के अगेंस्ट, ये कर सकता है सेशंस कोर्ट में, सेशंस कोर्ट में कर सकता है, लेकिन जनरली स्टे नहीं लिया जा सकता इसमें, सेशंस कोर्ट से स्टे नहीं मिलेगा। हाँ, अपील की जा सकती है उसमें, और तब तक जो है ऑर्डर को फॉलो करना होगा रिस्पोंडेंट को। फिर मिसलेनियस है, मिसलेनियस में संरक्षण अधिकारियों और सेवा अधिकारियों के सदस्यों का लोक सेवक होना माना जाएगा। सीआरपीसी में लोक सेवक की जो डेफिनेशन है उसके तहत संरक्षण अधिकारियों को यानी प्रोटेक्शन ऑफिसर्स को, सर्विस प्रोवाइडर्स को, जो भी आगे बताया जाएगा कि कौन होते हैं, उनको लोक सेवक की कैटेगरी में रखा जाएगा, भले ही वो अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर नहीं। इसमें संज्ञान और सबूत के बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद संरक्षण अधिकारी द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन न दिए करे जाने के लिए पेनाल्टी क्या होगी, यह बताया गया शास्ति के बारे में। ठीक, उसके बाद संरक्षण अधिकारी द्वारा किए गए अपराध का संज्ञान यहाँ पे कैसे लिया जाएगा, किस रीति में, सद्भावपूर्वक यानी गुड फेथ में की गई प्रोसीडिंग्स के लिए संरक्षण भी मिलेगा यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफिसर्स को और सर्विस प्रोवाइडर्स को भी। अधिनियम के किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में ना होना माना जाएगा कि कोई अन्य विधि के तहत अगर ज़्यादा दंड या ज़्यादा शास्ति यहाँ पे लिखी हुई है तो किसी भी तरीके से ये एक्ट उस अधिनियम या फिर विधि में दी गई शास्ति को कम नहीं करेगा। ठीक है, केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति इसमें दी हुई है 37 में। तो इस अधिनियम को पारित कब किया गया था, ये डेट ध्यान रखिएगा, 13 सितंबर 2005। हालांकि पूरे देश में लागू कब हुई है, इन्फोर्समेंट डेट यानी प्रवर्तन की दिनांक है आपकी 26 अक्टूबर 2006। परिभाषाओं में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जैसे व्यथित व्यक्ति कौन हो सकता है, व्यथित व्यक्ति से ऐसी महिला से अभिप्रेत है, ध्यान रखिएगा, व्यथित व्यक्ति महिला ही होगी यहाँ पर, पुरुष व्यथित व्यक्ति नहीं हो सकता है, ये बात तो स्पष्ट है। प्रत्यार्थी की घरेलू नातेदारी में है या फिर रह रही है, और जो अपना टेस्टिमनी देती है कि प्रत्यार्थी द्वारा किसी घरेलू हिंसा का शिकार रही है। प्रत्यार्थी कौन है आगे नीचे बताएंगे। बालक से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो 18 वर्ष से कम आयु का है और जिसके अंतर्गत कोई दत्तक, सौतेला या पोषित बालक भी इसमें शामिल हो सकता है। तो चिल्ड्रन की डेफिनेशन यहाँ पर 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे की दी गई है।
इसमें प्रतिकर यानी कंपनसेशन ऑर्डर जो है ये धारा 22 के निबंधनों के अनुसार कोई दत्त आदेश होगा। और हम आगे देखेंगे कस्टडी ऑर्डर जो है 21 में दिया है। घरेलू घटना रिपोर्ट से ऐसी अभिप्रेत है, मतलब वह रिपोर्ट मानी जाएगी जो विधित व्यक्ति से घरेलू हिंसा की किसी शिकायत की प्राप्ति पर विहित रूप में तैयार की गई हो। ये कौन तैयार करेगा अभी आगे बताएंगे आपको। घरेलू नातीदारी यानी कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या होता है, तो डोमेस्टिक रिलेशनशिप को इसमें ऐसे डिफाइन किया गया है कि दो व्यक्तियों के बीच की नातेदारी अभिप्रेत है जो साझी गृहस्थी यानी शेयर्ड हाउस होल्ड में एक साथ रहते हों, किसी भी समय एक साथ रह चुके हों और समरक्तता यानी ब्लड रिलेशन से, मैरिज से, ठीक है, दत्तक ग्रहण की प्रकृति की किसी नातेदारी द्वारा संबंधित है, ठीक है, यानी कि अडॉप्शन से अगर एक दूसरे से जुड़े हैं, या अविभक्त कुटुंब यानी कि ज्वाइंट फैमिली में एक साथ रहने वाले कुटुंब के सदस्य हैं, ठीक है, ये सब आ जाएंगे आपके डोमेस्टिक रिलेशनशिप में। इसमें कहीं भी लिव इन शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, लिव इन रिलेशनशिप का उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन अलग अलग कोर्ट्स ने तमाम बार ये कहा है कि अगर लिव इन रिलेशनशिप में कोई महिला रह रही है और डीवी एक्ट के तहत अगर वो क्लेम करती है तो एप्लीकेशन वो रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें कंसैंगुनिटी वर्ड का प्रयोग किया गया है। उसके बाद मैरिज या और थ्रू अ रिलेशनशिप ऑफ अ नेचर ऑफ मैरिज का प्रयोग किया गया है। तो जहाँ पर ये और थ्रू अ रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज का प्रयोग किया जाता है, इसी को जो बड़े बड़े कोर्ट होते हैं हाई कोर्ट वगैरह में, इसी को एक्सटेंड कर लेते हैं डेफिनेशन को मैरिज के सेंस में कि हाँ लिव इन रिलेशनशिप को इसमें शामिल किया जा सकता है। लिव इन रिलेशनशिप के तहत अगर कोई महिला जो है डीवी एक्ट में क्लेम करती है कोई कंपनसेशन या फिर किसी भी तरीके का कोई ऑर्डर सीक करती है एप्लीकेशन के थ्रू, तो उसको जो है रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, उसको मेंटेनेबल माना जाता है, क्योंकि इन अ रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज यहाँ पे लिखा हुआ है स्पष्ट तौर पर। अब घरेलू हिंसा के बारे में यही लिखा है कि जो आगे नीचे डिफाइन की गई है धारा 3 में वही है। दहेज का अर्थ वही होगा जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 में है। सेक्शन 2 जो है दहेज अधिनियम का 1961 का, उसको हम पढ़ेंगे अलग से, तो उसमें आपको बताया जाएगा दहेज जो है क्या है, कैसे दहेज एक्सटेंड होता है डेफिनेशन में। मजिस्ट्रेट उस क्षेत्र पर जिसमें व्यथित व्यक्ति अस्थायी रूप से अन्यथा निवास करता है, जिसमें प्रत्यार्थी निवास करता है, या फिर जिसमें घरेलू हिंसा का होना अभिकथित किया जाता है, या सीआरपीसी 1973 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करने वाले यथास्थिति प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट से अभिप्रेत है। तो कहने का आशय है कि ये मुकदमा कहाँ पर दर्ज होगा, एप्लीकेशन कौन सा मजिस्ट्रेट लेगा। यहाँ पर जहाँ पर जो है वाइफ या फिर जो भी मतलब महिला है वो रहती हो, उसका रेसिडेंट वहाँ पर हो, ठीक है। मान लीजिए कोई बेंगलोर की महिला है, लिव इन में रहती थी मुंबई में अगर मान लीजिए उसके साथ घरेलू हिंसा हुई है तो बेंगलोर में भी केस दर्ज हो सकता है, बिल्कुल ये बात सत्य है। ऐसा नहीं कि बेंगलोर में नहीं दर्ज होगा एप्लीकेशन। अगर वो मुंबई में न्यायिक मजिस्ट्रेट को जहाँ पर उनका घर था वहाँ पर अगर एप्लीकेशन फाइल करती है तो मुंबई वाले मजिस्ट्रेट को भी लेने का अधिकार होगा इसको। या फिर हस्बैंड अगर मुंबई का है, वाइफ अगर बेंगलुरु की है, लेकिन वो जो है नैनीताल गए थे वहाँ पे हिंसा हुई है, ठीक है, तो नैनीताल में भी केस दर्ज हो सकेगा, लेकिन जनरली नहीं होता, जनरली मुंबई या बेंगलुरु का ही विकल्प देते हैं। हालांकि जहाँ भी घरेलू हिंसा हुई हो किसी रिश्तेदार के यहाँ तो वहाँ भी केस दर्ज हो सकता है। इसमें जो मॉनिटरी रिलीफ दी गई है उसमें ऐसा प्रतिकर अभिप्रेत ऐसा कंपनसेशन जो कोई मजिस्ट्रेट घरेलू हिंसा के फलस्वरूप व्यथित व्यक्ति द्वारा उपगत व्ययों या सहन की हानियों को पूरा करने के लिए काफ़ी होगा, वो यहाँ पे मॉनिटरी रिलीफ के अंतर्गत ऑर्डर पास करके दिलाया जाएगा उसको, व्यथित व्यक्ति को। देन इसके बाद बाकी सारे डेफिनेशंस देखने की जरूरत नहीं है, आगे आपको मिल जाएगा। हाँ, प्रत्यार्थी कौन होगा एक बात अच्छे से समझ लीजिए, इसमें बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस भी हैं। प्रत्यार्थी से कोई वयस्क पुरुष अभिप्रेत है, यानी कि माइनर के खिलाफ क्या डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाला जा सकता है, उत्तर है नहीं। वयस्क पुरुष ही होना चाहिए 18 वर्ष से ऊपर, और व्यथित व्यक्ति की घरेलू नातेदारी में हो या रहा हो, ठीक है, और जिसके विरुद्ध व्यथित ने इस अधिनियम के तहत अनुतोष चाहा हो। अब जैसे मान लीजिए हम लोग मान के चलते हैं कि हस्बैंड के खिलाफ ही जो है डीवी एक्ट में दर्ज हो सकता है, ऐसा नहीं है। हस्बैंड के ब्रदर के अगेंस्ट यानी देवर के विरुद्ध, हस्बैंड के बड़े भाई यानी जेठ के विरुद्ध भी केस किया जा सकता है और प्रोटेक्शन ऑर्डर सीक किया जा सकता है कि जेठ उस घर में ना रहे, अलग रहे, अगर वो उसे प्रताड़ित करता है तो, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर देखिए पुरुष अभिप्रेत है, यहाँ पर पति नहीं लिखा है, पुरुष अभिप्रेत है, यानी कि हस्बैंड के ब्रदर, हस्बैंड के बड़े भाई, हस्बैंड के पिता पर भी केस किया जा सकता है इसमें। हस्बैंड के किसी अन्य पुरुष नातेदार के विरुद्ध भी केस किया जा सकता है डीवी एक्ट के तहत। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी कई सारे कोर्ट्स ने इंटरप्रिटेशन दिया है, भले ही लिखा नहीं है, कि एग्रीव्ड पर्सन किसी महिला नातेदार के विरुद्ध भी केस फाइल कर सकता है, यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस पति के बहन के खिलाफ भी, सिस्टर के खिलाफ भी, और पति की मदर यानी कि अपनी सास के खिलाफ भी केस डाला जा सकता है, बिल्कुल इसमें किसी भी तरीके की रोक टोक नहीं रहेगी, और अपनी जेठानी के विरुद्ध भी केस जो है डाला जा सकेगा इसमें। अब जो मैंने चीज़ बताई कि पति की बहन के खिलाफ, पति की जो है भाभी के खिलाफ, ठीक है, पति की माता के खिलाफ केस डाला जा सकेगा, ये क्या एक्ट में लिखा है, तो इसका उत्तर है नहीं। अलग अलग कोर्ट्स ने इंटरप्रिटेशन दिया है कि हाँ प्रत्यार्थी जो है पति या पुरुष भागीदार की महिला नातेदार को भी इसमें शामिल कर सकती है, ठीक है, अग्रीव्ड पर्सन। हालांकि उसको जो है ऑर्डर पारित होगा नहीं, ये सब मजिस्ट्रेट देखेंगे खुद ही। इसमें जो सर्विस प्रोवाइडर है वो धारा 10 उपधारा 1 में दिया हुआ है, ठीक है। साझी गृहस्थी से ऐसी गृहस्थी अभिप्रेत है जहाँ व्यक्ति रहता है या घरेलू नातेदारी में अकेले प्रत्यार्थी के साथ किसी प्रक्रम में रह चुका है।
जिसके अंतर्गत ऐसा हाउस होल्ड भी शामिल है जो विथित व्यक्ति और प्रत्यर्थी के संयुक्तः स्वामित्व या किराएदारी से जो है अधीन लिया गया हो, या किसी के स्वामित्व या किराएदारी में हो जिसके संबंध में विथित व्यक्ति या प्रत्यर्थी या दोनों संयुक्त रूप से एक साथ या अकेले कोई हक या हित या साम्य रखते हों। ठीक है, मतलब शेयर्ड हाउस होल्ड का आशय ये नहीं है कि अगर मान लीजिए कि पति के जो है फादर का हाउस होल्ड है, ठीक है, तो इसमें पति ये नहीं कह सकता कि मेरे पास कोई हाउस होल्ड है नहीं तो मेरा अधिकार नहीं, तो पत्नी का कैसे हुआ। ये यहाँ पे कई बार इंटरप्रिटेशंस होते हैं। शेल्टर होम से कोई ऐसा ग्रह या फिर जो है होम अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए। तो शेल्टर होम को अधिसूचित कौन करता है? याद रखिएगा, केंद्र सरकार नहीं करती, शेल्टर होम्स को अधिसूचित राज्य सरकार करती है। घरेलू हिंसा की परिभाषा इसमें दी हुई है। घरेलू हिंसा की परिभाषा मैंने बता दी कि कई तरीके की हो सकती है। किसी व्यक्ति की स्वास्थ्य, सुरक्षा, अंग या उसकी मानसिक या शारीरिक भलाई की अपहानि करना, उसे क्षति पहुंचाना या संकटापन्न करना या ऐसा करने की प्रवृत्ति रखना जिसके अंतर्गत शारीरिक दुरुपयोग, लैंगिक दुरुपयोग, मौखिक भावनात्मक दुरुपयोग और आर्थिक दुरुपयोग भी शामिल है। यानी मेंटल अब्यूज़ भी शामिल है इसमें, सेक्सुअल अब्यूज़ भी शामिल है और इकोनॉमिक अब्यूज़ भी शामिल है। ठीक है, अगर दहेज वगैरह की मांग की जाती है तो भी इसमें ये सब जो है आ जाएगा आपका डोमेस्टिक वायलेंस में। आगे फिर हम आ जाते हैं संरक्षण अधिकारियों, सेवाओं प्रदाताओं की शक्ति और कर्तव्य क्या क्या है। इसमें दिया हुआ है कि संरक्षण अधिकारी को जानकारी का दिया जाना और जानकारी के देने वाले के दायित्व का अपवर्जन, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो ऐसा विश्वास करने के कारण रखता है कि घरेलू हिंसा का कोई कार्य हो चुका है या हो सकता है या होने की संभावना है, तो प्रोटेक्शन ऑफिसर को वो रिपोर्ट करेगा। और ऐसी रिपोर्टिंग के लिए अगर वो गुड फेथ में की गई है, बैड फेथ में नहीं की गई है, तो किसी भी तरीके की सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स उस व्यक्ति के खिलाफ नहीं की जाएंगी। ठीक, पुलिस अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं और मजिस्ट्रेटों के कर्तव्य यहाँ पे बताए गए हैं। इसमें चारों की बात की गई, ध्यान रखिएगा, पुलिस ऑफिसर और प्रोटेक्शन ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर और मजिस्ट्रेट। जिसको घरेलू हिंसा की कोई शिकायत यदि प्राप्त होती है तो क्या उसके कर्तव्य होंगे? उसके कर्तव्य होंगे कि किसी संरक्षण आदेश या फिर मॉनिटरी रिलीफ के लिए कोई आदेश पारित करे, उसकी कस्टडी के लिए कोई आदेश पारित करे, उसके निवास के लिए कोई आदेश पारित करे, एक जनरल कंपनसेशन के रूप में कोई आदेश पारित कर सकता है, सेवा प्रदाताओं की उपलब्धता की जानकारी दे सकता है मजिस्ट्रेट, संरक्षण प्रदाताओं की सेवा की उपलब्धता की जानकारी मजिस्ट्रेट दे सकता है या पुलिस अधिकारी दे सकता है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अधीन निःशुल्क विधिक सेवा का उसके अधिकार के बारे में बताएगा। और जहां कहीं भी सुसंगत हो, धारा 498 का के तहत किसी परिवार को फाइल करने के उसके अधिकार की जानकारी देगा, अगर अवैधित व्यक्ति यानी अग्रीव्ड विमेन को इसकी जानकारी नहीं है तो। इस अधिनियम की किसी भाषा की किसी की रीति में यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी पुलिस अधिकारी को किसी संज्ञेय अपराध के किए जाने के बारे में जानकारी प्राप्त होने पर विधि के अनुसार कार्रवाई करने से अवमुक्त करती है। अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर किया जा रहा है डोमेस्टिक वायलेंस के अलावा, तो तुरंत जो है कॉग्निजेंस लेना होगा पुलिस ऑफिसर्स को, मजिस्ट्रेट को, और अपनी कार्रवाई को उस रीति में आगे बढ़ाना होगा जो कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए सीआरपीसी में दी है। ठीक है, आश्रय गृहों की स्थापना का कर्तव्य क्या होगा? शेल्टर होम्स के कार्य यही होंगे कि कोई जो है अगर आता है तो उसको शेल्टर देना होगा। विधित व्यक्ति अगर शेल्टर होम में आता है तो उसको हर हाल में उन्हें शेल्टर देना होगा। ठीक है, चिकित्सकीय सुविधाओं का कर्तव्य यह होगा कि कोई एग्रीव्ड वीमेन या उसकी ओर से कोई संरक्षण अधिकारी, कोई सर्विस प्रोवाइडर चिकित्सा सुविधा के लिए आता है तो उसको चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अब संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति कैसे होगी? प्रोटेक्शन ऑफिसर की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी नोटिफिकेशन द्वारा। प्रत्येक जिले में या उतने संरक्षण अधिकारी नियुक्त करेगी जितनी आवश्यक समझे, या उन क्षेत्र या क्षेत्रों में अधिसूचित करेगी जिनके भीतर संरक्षण अधिकारी जो है अपना काम करेगा। मतलब 2 जिलों के लिए 1 भी हो सकता है, 1 जिले के लिए 4 भी हो सकते हैं। ये सब राज्य सरकार जो है बताएगी। ये दिया हुआ है धारा 8 में। प्रोटेक्शन ऑफिसर की नियुक्ति जो है दी हुई है धारा 8 में। सब सेक्शन 2 सेक्शन 8 में लिखा है कि जहां तक पॉसिबल हो प्रोटेक्शन ऑफिसर के रूप में महिला को नियुक्त किया जाए। ठीक है, उसके बाद 3 में लिखा हुआ है संरक्षण अधिकारी और अधीनस्थ अधिकारियों की सेवा निबंधन की शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाएं। फिर संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य कृत्यों के बारे में दिया हुआ है 9 में। तो यहाँ पर बहुत सारे कर्तव्य डिफाइन है, मैंने स्किप किया इसको क्योंकि बहुत जनरल सभी कर्तव्य है कि कोई भी एग्रीव्ड वीमेन आती है तो उसका एप्लीकेशन लेना यहाँ पे। ठीक है, एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करना मजिस्ट्रेट को, और जहाँ पे घरेलू हिंसा हुई है उस क्षेत्र के पुलिस ऑफिसर इंचार्ज को भेजना। कोई अगर चिकित्सकीय सुविधा की जरूरत है तो तुरंत उपलब्ध कराना एग्रीव्ड वीमेन को। शेल्टर की जरूरत है तो शेल्टर उपलब्ध करवाना, और सारे लीगल प्रोविजंस के बारे में समझाना एग्रीव्ड वीमेन को जो सर्विस प्रोवाइडर के पास अप्रोच जिसने किया हो डोमेस्टिक वायलेंस के केस को लेकर के। संरक्षण अधिकारी मजिस्ट्रेट के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेंगे और इस अधिनियम द्वारा उसके अधीन मजिस्ट्रेट और सरकार द्वारा अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेंगे। ठीक, सर्विस प्रोवाइडर्स के बारे में लिखा है। सर्विस प्रोवाइडर्स कौन होंगे? सर्विस प्रोवाइडर जो इस निमित्त संस्था बनाए सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अधीन या कंपनीज एक्ट 2013 के अधीन ऐसी कोई संस्था बनाए जो महिलाओं के हित में काम करती हो। ठीक है, और जो ऐसे आशय के लिए राज्य सरकार के पास खुद को रजिस्टर कराए, वो यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर कहलाएगी। सेवा प्रदाता की शक्तियाँ क्या क्या है? वही हैं जो जनरली प्रोटेक्शन ऑफिसर की होंगी। अगर कोई एग्रीव्ड वीमेन आती है तो उसका एप्लीकेशन लेना, जिस रीति में राज्य सरकार डिफाइन करे उस रीति में उसका एप्लीकेशन लेना, मजिस्ट्रेट को बताना, पुलिस ऑफिसर को बताना, शेल्टर होम में उसको आश्रय दिलाना, और लीगल सर्विसेज जो वो अवेल कर सकती है वीमेन उसके बारे में जानकारी देना। फिर इसमें अधिनियम
के सेक्शन 10 में यानी कि धारा 10 में सब सेक्शन 3 में दिया हुआ है कि गुड फेथ में अगर कोई संस्था ऐसा काम करती है तो उसके किसी सदस्य पर या ओवरऑल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी पर या सोसाइटी पर या उसके अध्यक्षों पर कोई अभियोजन या विधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। फिर उसके बाद सरकार के कर्तव्य यहाँ पे बताए गए। सरकार के कर्तव्य यहाँ पर केंद्र सरकार के भी, राज्य सरकार के भी हैं। केंद्र सरकार जो है जागरूकता फैलाएगी, ठीक है, और राज्य सरकार जागरूकता फैलाएगी अलग अलग जगह पर कि घरेलू हिंसा का अधिनियम ये है और किसी भी तरीके से महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा ना की जाए। ऑफिसर इंचार्जेस जो पुलिस स्टेशन के होते हैं, प्रोटेक्शन ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर, उनके स्टाफ को ट्रेनिंग देने का काम जो है केंद्र सरकार, राज्य सरकार समय समय पर करेंगी। और जो प्रोसीजर और प्रोटोकॉल फॉलो किए जाने तरह तरह के मजिस्ट्रेट्स के द्वारा, पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा, सर्विस प्रोवाइडर्स के द्वारा ऐसे केसों को डील करने के लिए उनके बारे में जो है प्रशिक्षण प्रदान करेगी। इसके बाद अध्याय 4 अनुतोषों को आदेश पारित करने, अनुतोषों के आदेश अभिप्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होगी। यानी कि जो ये प्रोटेक्शन ऑर्डर्स हैं, कस्टडी ऑर्डर्स हैं, मॉनिटरी रिलीफ के ऑर्डर हैं, कंपनसेशन ऑर्डर हैं, इसको प्राप्त करने के लिए क्या प्रक्रिया होगी। सबसे पहले मजिस्ट्रेट को आवेदन के बारे में बताया है कि कोई भी विमेन जिसे लगता है कि उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, वो मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफिसर के थ्रू सेल्फ जा करके या सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू उपलब्ध कराएगी। धारा 12 के तहत मजिस्ट्रेट इसको रिसीव करेंगे। इस पर कोई आदेश पारित करने से पहले संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता से उसके द्वारा प्राप्त घरेलू हिंसा की रिपोर्ट पर जरूर विचार करेंगे। ये एक महत्वपूर्ण बात है। धारा 12 उपधारा 2 को मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि इसमें बताया गया है कि 125 सीआरपीसी के तहत अगर कोई विमेन ऑब्टेन करती है, एग्रीव्ड विमेन, तो उसे इस ऑर्डर के साथ कैसे एडजस्ट किया जाएगा उसके बारे में बताया गया है थोड़ा सा। हालांकि ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 125 के तहत भी ऑर्डर प्राप्त किया जा सकता है। उसकी प्रोसीडिंग्स में किसी भी तरीके से ये धारा जो है उसके काम को प्रभावित नहीं करेगी। फिर सेक्शन 12 सब सेक्शन 4 में दिया हुआ है कि सुनवाई की पहली तारीख नियुक्त करेगा मजिस्ट्रेट और वह तारीख न्यायालय द्वारा आवेदन की प्राप्ति की तारीख से सामान्यतः 3 दिवस से अधिक नहीं होगी, ठीक है। यानी 15 तारीख को अगर केस फाइल किया गया तो 18 को जो है पहली सुनवाई की तारीख नियत की जाएगी मजिस्ट्रेट के द्वारा। ये दिया हुआ है स्पष्ट तौर पर आपके सबसेक्शन 4 में। सबसेक्शन 5 में दिया गया है कि उपधारा 1 के अधीन दिए गए आवेदन पर प्रथम सुनवाई की तारीख से 60 दिन की अवधि के भीतर निपटारा करने का प्रयास मजिस्ट्रेट यहाँ पे करेंगे। हालांकि बहुत ये फिजिबल नहीं लगता है, 60 दिन में कभी भी निपटारे ऐसे नहीं होते हैं। इवन जेन्युइन केसेस में, फेक केसेस में तो निश्चित तौर पर अधिक टाइम लगता है। धारा 13 में दिया हुआ सर्विस ऑफ नोटिस, यानी तामील कैसे की जाएगी। तामील का मतलब प्रत्यार्थी को कैसे सूचना यहाँ पे दी जाएगी। सुनवाई की पहली तारीख की सूचना मजिस्ट्रेट द्वारा संरक्षण अधिकारी को दी जाएगी और संरक्षण अधिकारी जो है प्रत्यार्थी पर सर्व करेगा नोटिस। और प्रोटेक्शन ऑफिसर डाक का प्रयोग करके या फिर किसी अन्य रीति का प्रयोग करके निकटतम थाने में नोटिस सर्व कराएगा जो है प्रत्यार्थी पर, यानी रिस्पोंडेंट पर, यानी जिस पर केस किया गया है, जिसके खिलाफ एप्लीकेशन फाइल किया है, उसको किसी भी तरीके से तामील करवाएगा। तो सर्विस ऑफ नोटिस देना जो है ये किसकी जिम्मेदारी होती है। मजिस्ट्रेट किससे करवाते हैं सर्विस ऑफ नोटिस? प्रोटेक्शन ऑफिसर से करवाते हैं। अब प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है वो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के माध्यम से सिपाही द्वारा घर में नोटिस भिजवा सकता है या फिर डाक के माध्यम से भी भिजवा सकता है। या तो पोस्ट के माध्यम से जाती है या तो थाने से भी तामील करवाई जाती है कई बार। और जब कभी जो है पते वगैरह में कोई भी दिक्कत आती है तो थाने से तामील करवाई जाती है। संरक्षण अधिकारी सुनिश्चित करे कि उसने तामील भिजवा दी है और इसकी घोषणा जो है मजिस्ट्रेट को भेज देगा। और जब तक ऐसा साबित नहीं हो जाता कि रिस्पोंडेंट को तामील उस डेट पर नहीं मिली, तब तक ये मान ली जाएगा कि हाँ तामील कर दी गई है। अब जब तामील पर इतना फोकस इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इसमें केसेस को यथासंभव जल्दी निपटाने की बात कही गई है। उसके बाद परामर्श के बारे में लिखा हुआ है कि काउंसलिंग यहाँ पे जो है कराई जाएगी। काउंसलिंग जो है केवल एग्रीव्ड पर्सन की कराई जा सकती है। जो है काउंसलिंग एग्रीव्ड पर्सन की रिस्पोंडेंट के साथ, उसके हस्बैंड के साथ कराई जा सकती है। और अगर काउंसलिंग में केस निपट जाता है, ठीक है, तो केस को खारिज करने की प्रोसीडिंग्स भी अब की जाने लगी है। तो काउंसलिंग या फिर अगर हम कहें मीडिएशन जो है ये किस में दिया हुआ है धारा में, तो काउंसलिंग के लिए लिखा है धारा 14 में। फिर इसमें लिखा है वेलफेयर ऑफिसर की सहायता। कल्याण विशेषज्ञ यानी वेलफेयर एक्सपर्ट अगर कोई है तो कार्रवाई के दौरान मजिस्ट्रेट ऐसे वेलफेयर एक्सपर्ट की सहायता ले सकता है, ठीक है। कार्रवाइयों का बंद कमरे में किया जाना 16 में दिया हुआ है। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है या फिर कोई भी पार्टी ये कहे कि बंद कमरे में कार्रवाई की जाए तो मजिस्ट्रेट ऐसा आदेश दे सकता है। साझी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार यहाँ पे बताया गया है कि शेयर्ड हाउस होल्ड भले ही वो किसी के भी स्वामित्व में हो, किराए का हो, उसमें प्रत्येक महिला को निवास करने का अधिकार होगा, चाहे उसमें कोई उसका अधिकार या फायदाप्रद हित हो या फिर नहीं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसरण के सिवाय कोई विधित व्यक्ति प्रत्यार्थी द्वारा किसी साझी गृहस्थी या उसके भीतर से बेदखल या अपवार्जित नहीं किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग कह सकते हैं विरोधाभास है, क्योंकि पहले में तो लिख दिया कि धारा 17 उपधारा 1 में कि तत्समय अन्य विधि के होते हुए भी घरेलू नातेदारी में प्रत्येक महिला को साझी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार होगा। लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसरण के सिवाय कोई विधित व्यक्ति प्रत्यार्थी द्वारा किसी साझी गृहस्थी या उसके भाग में बेदखल या अपवर्जित नहीं की जा सकेगी। तो यहाँ पर टोटल विरोधाभास है। यहाँ पर नॉट विथस्टैंडिंग कह रहे हैं और या फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि विधि द्वारा स्थापित किसी अन्य प्रक्रिया के अनुसरण के सिवाय। तो अगर किसी घर में जिसका अधिकार किसी व्यक्ति को है
मान लीजिए कि घर जो है किसी का है ए पर्सन का, और उसने दो लोगों को किराए पर घर दिया था, बी और डी, जो पति पत्नी थे। पति पत्नी में जो है लड़ाई हो गई, पति पत्नी मतलब पत्नी जो कि बी थी उसने डी पर केस कर दिया अपने पति पर शेयर्ड हाउस होल्ड की डिमांड के लिए। तो ए का जो घर था, जो किराए का कमरा था, वो ऐसा नहीं है कि न्यायालय जो है ए का किराया कमरा दिला देगी बी को, पत्नी को, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये यहाँ पे आप मान सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि जो ये पति है डी, इसको जो है आदेश दे सकता है कि उतना ही किराया जो है दिया जाता था इस ए के घर के किराए के कमरे का, वो जो है डी बी को दे, जिससे वो किसी ऐसे ही किराए घर में निवास कर सके। तो सबसे ज़्यादा विरोधाभास यहाँ पर हमको देखने को मिलता है सेक्शन 17 में। अब आ जाते हैं संरक्षण आदेश पर। संरक्षण आदेश यानी कि प्रोटेक्शन ऑर्डर। प्रोटेक्शन ऑर्डर का बहुत महत्व है यहाँ पर, क्योंकि अगर महिला से वाकई में हिंसा की जाती है तो प्रोटेक्शन आदेश जो है काफ़ी काम में आता है महिला को रिलीफ देने के लिए। रिस्पॉन्डेंट को और एग्रीव्ड पर्सन को पर्याप्त मौके दिए जाने के बाद अगर प्राइमा फेसी प्रतीत होता है मजिस्ट्रेट को कि घरेलू हिंसा की गई है या की जा सकती है आगे, तो ये प्रोटेक्शन ऑर्डर एग्रीव्ड पर्सन के हित में पारित कर दिया जाता है। इसमें क्या क्या शामिल होता है? जो भी रिस्पॉन्डेंट होगा यानी कि जिसके खिलाफ एप्लीकेशन डाला गया है, उसको आदेश मजिस्ट्रेट दे सकता है कि घरेलू हिंसा का कोई कार्य व्यक्ति भविष्य में ना करे। घरेलू हिंसा के कार्यों को कारित करने में सहायता या दुष्प्रेरण करने का काम वह ना करे। इसके बाद आदेश दिया जा सकता है कि विधित व्यक्ति के नियोजन के स्थान में, या विधित व्यक्ति यदि बालक है तो उसके विद्यालय में या किसी अन्य स्थान में जहाँ विधित व्यक्ति बार बार जाता है, प्रवेश ना करे। मतलब हस्बैंड अगर जो है बहुत क्रूएल नेचर का है तो उसको मजिस्ट्रेट आदेश कर सकते हैं कि वे पत्नी से मिले नहीं, ना ही उसके बच्चों से मिले, ना ही उसको फ़ोन करे, ना कांटेक्ट करने की कोशिश करे। ठीक। उसके बाद किन्हीं आस्तियों का अन्य संक्रमण करना। कोई मान लीजिए बैंक लॉकर था, उसमें स्त्रीधन रखा हुआ है, महिला जो अपने मायके से गहने लाई हुई थी वो रखे हुए हैं, तो ऐसे लॉकर को खुलवाने का आदेश भी दे सकता है। कोई जॉइंट अकाउंट है जिसमें महिला के पैसे भी रखे हुए हैं और उसका अतिक्रमण पति ने कर रखा है, उस अकाउंट की पासबुक या फिर किसी भी तरीके से चेकबुक नहीं दे रहा है, उसको अपने पैसे निकालने से रोक रहा है, तो मजिस्ट्रेट जो है इजाज़त दे सकता है कि हाँ जो मतलब पत्नी है वो पैसे अपने निकाल सके उस अकाउंट से या उस लॉकर से। एग्रीव्ड पर्सन इन विमेन के कोई आश्रित या नातेदार, कोई अन्य ऐसे व्यक्ति हैं जो केस के दौरान विमेन का सपोर्ट कर रहे हैं या फिर विमेन जिनकी सहायता ले रही हो, अगर एग्रीव्ड पर्सन ने जिसके खिलाफ केस किया है वह व्यक्ति ऐसे पर्सन्स को जो कि महिला का सपोर्ट कर रहे हैं उनको जो धमकाता है, उनसे हिंसा करता है, तो उसके खिलाफ भी मजिस्ट्रेट आदेश दे सकता है। ऐसा कोई अन्य कार्य करना जो संरक्षण आदेश में निर्दिष्ट किया गया हो, तो ये सब जो है मजिस्ट्रेट इसमें आदेश दे सकता है। फिर उसके बाद निवास आदेश यानी रेजिडेंस ऑर्डर भी दिया जा सकता है धारा 12 की उपधारा 1 के अधीन सुनवाई करते हुए। तो निवास आदेश किसमें दिया हुआ है? सेक्शन 19 में दिया हुआ है, यानी कि धारा 19 में, ध्यान रखिएगा, धारा 19 में कहा गया है कि शेयर्ड हाउस होल्ड में अगर किसी व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है तो उसको बेकब्जा करने के आदेश दे सकता है मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट ये आदेश दे सकता है कि साझी गृहस्थी से व्यक्ति स्वयं हट जाए, खाली महिला को रहने दे यानी कि एग्रीव्ड पर्सन को रहने दे। प्रत्यर्थी या उसके किसी नातेदारों को साझी गृहस्थी के किसी भाग के रूप में जिसमें व्यथित व्यक्ति निवास करती हो, यहाँ पर कर्ता की जगह करती मानिए क्योंकि विमेन ही होगी एग्रीव्ड पर्सन, प्रवेश करने से अवरुद्ध करना। यानी कि कोई व्यक्ति यानी कि पति का कोई पुरुष नातेदार या महिला नातेदार के केस में नहीं लागू होगा, पुरुष नातेदार अगर है महिला से घरेलू हिंसा करता है तो उसको वहाँ जो है आने जाने से रोकने का भी ऑर्डर मजिस्ट्रेट दे सकता है अपने निवास आदेश में। फॉर इंस्टेंस अगर पति का भाई अगर विथित महिला से घरेलू हिंसा करना पाया जाता है तो मजिस्ट्रेट आदेश दे सकता है कि पति का भाई अपना घर छोड़कर कहीं सी अन्य जगह रहे। प्रत्यर्थी को किसी साझी गृहस्थी से अन्य सक्रात करने, व्यनित करने या विलंगम करने से अवरुद्ध किया जा सकता है। यानी कोई शेयर्ड हाउस होल्ड है, वो पति का है, पति उसको बेचना चाहता है बस इस आशय से कि पत्नी वहाँ ना रह पाए, उसको ना क्लेम कर पाए, तो ऐसा करने से मजिस्ट्रेट रोक सकता है रेजिडेंस ऑर्डर में। पति जानबूझ करके अगर अपने घर को गिरवी रखने का प्रयास करता है इस आशय से कि महिला वहां पर न रह पाए, तो इसलिए भी जो है आदेश पारित किया जा सकता है रेजिडेंस ऑर्डर के अंतर्गत कि पति इसको जो है गिरवी नहीं रख सकता घर को या घर के कागजात को। अगर कोई भी मतलब आवास उपलब्ध नहीं है रिस्पॉन्डेंट के पास, तो किसी भी तरीके से ऐसी व्यवस्था या किराए का इंतजाम जो है रिस्पॉन्डेंट करेगा। मेनली पति को ही आदेश दिए जाते हैं। पति अनुकल्पिक आवास की व्यवस्था करने के लिए किराए का संदाय करेगा। ये आदेश मजिस्ट्रेट दे सकता है कि किराया दे आवास का अगर उसका घर नहीं है खुद का। तो हाँ, ये जरूर है कि खंड खा के अधीन कोई भी आदेश किसी व्यक्ति जो कि महिला, किसी व्यक्ति के जो महिला है के विरुद्ध पारित नहीं किया जाएगा, नहीं तो वेरी पर्पस यहाँ पे डिफीट हो जाएगा डोमेस्टिक वायलेंस का। जो खंड खा दिया हुआ है कि साझी गृहस्थी से स्वयं को हटाने का अधिकार, जैसे मान लीजिए कि पति की बहन के खिलाफ अगर किसी ने केस डाला है तो मजिस्ट्रेट ये आदेश नहीं दे सकता कि पति की बहन जो है अपना घर छोड़ करके चली जाए। ये आदेश सिस्टर के विरुद्ध नहीं दिया जा सकता है, पति की भाभी के विरुद्ध नहीं दिया जा सकता है, पति की माता के विरुद्ध नहीं दिया जा सकता है। फिर इसमें दिया हुआ है कि अगर बच्चे हैं तो संतान की सुरक्षा के लिए संरक्षण देने या सुरक्षा देने या सुरक्षा की व्यवस्था करने के अतिरिक्त कोई शर्त अधिरोपित कर सकेगा और आदेश पारित कर सकेगा मजिस्ट्रेट। मतलब अगर एग्रीव्ड विमेन के बच्चे हैं तो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए कोई अन्य आदेश भी मजिस्ट्रेट दे सकेंगे रेजिडेंस ऑर्डर के तहत। और घरेलू हिंसा निवारण के लिए प्रत्यर्थी से बॉन्ड भी भरवाए जा सकते हैं। ठीक है, जमानती भी लाने को कह सकता है मजिस्ट्रेट। ऊपर जो भी आदेश दिए गए हैं अगर उनकी अवहेलना की जाती है तो सीआरपीसी के अध्याय 8 के अधीन जो भी कार्रवाई की जाती है यानी 125 के अधीन वही की जाएंगी यहाँ पे।
एक्चुअली मैं थोड़ा गलत बोल गया, सेक्शन 125 के तहत नहीं लागू होंगे। रेजिडेंस ऑर्डर जो है ये लागू होते हैं, और अगर जो है बॉन्ड भरवाया जाता है किसी पर्सन से घरेलू हिंसा ना करने के लिए, तो उसमें कौन सा लागू होता है? सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड गुड बिहेवियर, चैप्टर 8 ऑफ सीआरपीसी 1973, ये लागू होता है, ध्यान रखिएगा। इसमें लिखा भी हुआ है उपधारा 3 यानी कि घरेलू हिंसा के निवारण के लिए रिस्पोंडेंट को अगर बंधपत्र यानी बॉन्ड भरवाया जाता है या फिर जमानती मंगवाए जाते हैं तो अध्याय 8 के अधीन यानी मेंटेनेंस ऑफ पीस के अंतर्गत आदेश समझा जाएगा इसको। मजिस्ट्रेट पुलिस इंचार्ज को भी जहां वह व्यक्ति निवास करता है जिसके खिलाफ या फिर जिसको पे करने का आदेश दिया गया हो, और आदेश की कॉपी उसके साथ पहुंचा सकता है, और आदेश को पालन कराने के लिए निर्देश भी पुलिस इंचार्ज को दे सकेगा मजिस्ट्रेट अंत में विधित व्यक्ति को उसके स्त्रीधन या किसी अन्य संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति को जिसके लिए वह हकदार है उसका कब्जा लौटाने के लिए प्रत्यर्थी को निर्देश भी दे सकेगा। ठीक है, ये रेजिडेंस ऑर्डर के अंतर्गत है। तो एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर, मूल्यवान प्रतिभूति संपत्ति या स्त्रीधन लौटाने का आदेश किसमें शामिल होता है? ध्यान रखिएगा, प्रोटेक्शन ऑर्डर में नहीं शामिल होता है, ये मॉनिटरी रिलीफ में नहीं शामिल होता है, मॉनिटरी कंपनसेशन में नहीं शामिल होता है, ये शामिल होता है आपका रेजिडेंस ऑर्डर में। ठीक है, स्त्रीधन लौटाने की जो बात कही गई है वो रेजिडेंस ऑर्डर में शामिल होता है। ठीक है, ये है। फिर मॉनिटरी कंपनसेशन की बात यहाँ पे की गई है। मजिस्ट्रेट जो है मॉनिटरी रिलीफ के आदेश भी दे सकते हैं जिससे व्यथित व्यक्ति के उपार्जनों की हानि हुई हो, चिकित्सीय की खर्चे आए हों व्यक्ति के अपना इलाज कराने में, व्यथित व्यक्ति के नियंत्रण में किसी संपत्ति का नाश हुआ हो, नुकसान हुआ हो, या हटाए जाने से उसकी हानि हुई हो, तो ऐसे सभी खर्चों को सम्मिलित करते हुए एक मॉनिटरी आदेश मतलब मॉनिटरी कंपनसेशन देने का आदेश मजिस्ट्रेट पारित कर सकते हैं। वो एक लंपसम ऑर्डर मतलब लंपसम में मनी देने का हो सकता है, या फिर जो है मंथली अलाउंस के रूप में देने का हो सकता है। इसमें लंपसम ऑर्डर के बारे में देखिए लिखा हुआ है, समुचित एकमुश्त संदाय या मासिक संदाय करने का आदेश देने की शक्ति मजिस्ट्रेट को होगी। ये किसके तहत होगी? धारा 20 उपधारा 3 के तहत। धारा 20 उपधारा 3 के तहत मंथली अलाउंस के रूप में या फिर लंपसम मनी के रूप में मॉनिटरी कंपनसेशन देने की दिलवाने की शक्ति होगी। आदेश में जो भी अवधि लिखी जाए उसके भीतर व्यक्ति को अनुदत्त धनी अनुदेश यानी मॉनिटरी कंपनसेशन को पे करना होगा एग्रीव्ड पर्सन को। धारा 20 उपधारा 6 में लिखा हुआ है कि आदेश के निबंधनों में संदाय करने के लिए प्रत्यर्थी की ओर से असफलता पर मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? डायरेक्ट एम्प्लॉयर को या फिर उसके ऋणी को आदेश दे सकता है कि व्यथित व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से उसके वेतन का एक भाग जो है दे दे और उसको उसकी सैलरी में एडजस्ट कर ले। ठीक, अभिरक्षा आदेश के बारे में दिया हुआ है, ये एग्रीव्ड पर्सन आवेदन यदि करता है तो संतान की अस्थायी अभिरक्षा जो है एग्रीड पर्सन यानी विमेन को मिलेगी प्रेफरेबली, और प्रत्यर्थी द्वारा संतान को देखने का प्रबंध निर्दिष्ट कर सकेंगे मजिस्ट्रेट। यानी अगर हस्बैंड है और वो अपने बच्चों को कब कैसे मिल सकते हैं, कितनी देर के लिए, इसके भी उपबंध मजिस्ट्रेट कर सकते हैं। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि संतान के हितों के लिए हानिकारक है कि जो है उनका फादर उनसे मिले, तो अनुज्ञात करने से इनकार भी मजिस्ट्रेट कर सकेंगे। फिर ये प्रतिकर आदेश यानी कंपनसेशन ऑर्डर है कि यानी कि टोटल अगर कोई ऐसा अपहति कर दी हो जो है व्यथित व्यक्ति के शरीर की या फिर उसके मेंटल हेल्थ की, कि उसे एक टोटल कंपनसेशन भी देना पड़े मंथली कंपनसेशन के अलावा, तो ये जो है प्रतिकार आदेश यानी कंपनसेशन ऑर्डर भी मजिस्ट्रेट जारी कर सकता है। तो कंपनसेशन ऑर्डर किस में दिया हुआ है? ये दिया हुआ है सेक्शन 22 में, ध्यान रखिएगा। फिर सेक्शन 23 में अंतरिम और एक पक्षीय आदेश देने की शक्ति बताई गई है। कार्रवाई के दौरान एक अंतरिम आदेश भी पारित किया जा सकता है खर्चे के लिए, उचित और न्यायोचित हो पारित कर सकेगा मजिस्ट्रेट अंतरिम आदेश। और उपधारा 2 में सेक्शन 23 सब सेक्शन 2 में लिखा हुआ है कि मजिस्ट्रेट को अगर लगता है कि प्रमा फेसी घरेलू हिंसा की गई है तो प्रत्यर्थी को जो है धारा 18, धारा 19, धारा 20 या धारा 21 के तहत या 22 के तहत शपथ पत्र के आधार पर प्रत्यर्थी के विरुद्ध एक्स पार्टी ऑर्डर भी दे सकेगा। तो एक्स पार्टी ऑर्डर किसमें बताया गया है? सब सेक्शन 2 में, सेक्शन 23 सब सेक्शन 2 में एक्स पार्टी ऑर्डर के बारे में बताया गया, ध्यान रखिएगा। न्यायालय को आदेशों की प्रति का निःशुल्क दिया जाना, ये तो 24 में लिखा हुआ है, सिंपल सी बात है। पुलिस अधिकारी को और जो भी प्रत्यर्थी हो या फिर जो है दोनों पक्षकारों को मतलब फ्री में जो है पूरा यहाँ पे आदेश की प्रतियाँ देने का यहाँ पे काम होगा मजिस्ट्रेट का। आदेशों की अवधि और उसमें परिवर्तन क्या होगा? धारा 18 के तहत संरक्षण का आदेश यानी प्रोटेक्शन ऑर्डर तब तक लागू रहेगा जब तक एग्रीव्ड पर्सन उसके निर्मोचन के लिए आदेश ना दे, आवेदन ना करे। यानी कि अगर प्रोटेक्शन ऑर्डर दिया गया है हस्बैंड के खिलाफ कि उससे नहीं मिलेगा, तो इस ऑर्डर को रिवोक करने के लिए जो एग्रीव्ड पर्सन है यानी विमेन है उसे आवेदन करना होगा मजिस्ट्रेट के पास। मजिस्ट्रेट व्यथित व्यक्ति या प्रत्यर्थी, यहाँ पर नोट करिएगा, रिस्पोंडेंट या एग्रीव्ड पर्सन, दोनों के किसी आवेदन की प्राप्ति पर अगर मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि आदेश में परिवर्तन, उपांतरण या प्रतिसंहरण परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ है और उसके कारण आदेश में बदलाव करने की जरूरत है, तो आदेश ऐसा बदला हुआ आदेश मजिस्ट्रेट पारित कर सकेंगे। तो आदेशों के बदलाव करने की शक्ति जो है मजिस्ट्रेट को किस में मिली है? सेक्शन 25 सब सेक्शन 2 में। ऑर्डर में बदलाव किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है और ऑर्डर को रिवोक भी किया जा सकता है।
अन्य वादों और विधिक कार्रवाई में अनुतोष यहाँ पे दिया हुआ है। इस डीवी एक्ट के अलावा मेंटेनेंस का या फिर कंपनसेशन का कोई ऑर्डर अगर अग्रीव्ड पर्सन ने प्राप्त किया है तो उसे हर हाल में डीवी एक्ट के अंतर्गत जो मजिस्ट्रेट सुनवाई कर रहे हैं उनको सूचित करने की बाध्यता होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है सबसेक्शन 3 में। 26 के सबसेक्शन 1 में लिखा है कि धारा 18, 19, 20, 21, 22 यानी जो भी ऑर्डर्स हैं उसके तहत जो भी रिलीफ उपलब्ध हैं उसके अलावा सिविल न्यायालय से जो है फैमिली कोर्ट से या फिर क्रिमिनल कोर्ट से जो भी विधित व्यक्ति को जो है कंपनसेशन मिल सके उसे लेने की इजाज़त होगी। ऐसा नहीं कि डीवी एक्ट के तहत कार्रवाई चल रही है तो किसी भी तरीके से वह अन्य कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ा सकता। एग्रीव्ड पर्सन किसी अन्य प्रोसीडिंग में वह बढ़ा सकता है बिल्कुल, लेकिन कोई भी अनुतोष अगर प्राप्त होता है किसी अन्य कार्रवाई से तो मजिस्ट्रेट को सूचित करने की बाध्यता होगी सबसेक्शन 3 के तहत ऐसी एग्रीव्ड वुमेन को। मान लीजिए उसने कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग किसी क्रिमिनल कोर्ट में करी है और उसे उसके तहत जो है कंपनसेशन दिलाया जाता है वहाँ से, तो उस कंपनसेशन की जानकारी डीवी एक्ट की सुनवाई कर रहे मजिस्ट्रेट को देना अनिवार्य होगा पर्सन को। अधिकारिता के बारे में बताया गया है प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय की स्थानीय सीमाओं के भीतर जहां एग्रीव्ड पर्सन स्थायी रूप से निवास करती है, कारोबार करती है या फिर वहां पे एम्प्लॉयड है, रिस्पोंडेंट निवास करता है या फिर अपना कारोबार करता है और बाकी अन्य किसी केसेस में यहाँ पे अधिकारिता यानी ज्यूरिसडिक्शन लागू होगा प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट के या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का। इस अधिनियम के अधीन पारित किया गया कोई भी आदेश पूरे भारत में इन्फोर्सेबल होगा, ध्यान रखिएगा। अब प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया बताया गया है कि धारा 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23 में जो भी प्रोसीडिंग्स होगी और धारा 31 के अधीन जो भी अपराध के लिए जो दंड प्रक्रिया होगी, धारा 31 आगे बताएंगे क्या है उसमें, वो सीआरपीसी के उपबंधों के अधीन शासित होंगे। हालांकि मैंने बताया कि जो प्रोसीडिंग्स होंगी वो प्योरली किस तरीके की हैं, सिविल प्रोसीडिंग्स हैं, लेकिन अगर जहां भी कोर्ट को लगता है कि सीआरपीसी को फॉलो की जाने की जरूरत है तो कोर्ट कर सकेगा, कोई उसमें बाध्यता नहीं है कोर्ट को। अपील के बारे में बताया गया है कि उस तारीख से जिसको मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश की यथास्थिति व्यथित व्यक्ति या प्रत्यर्थी को इनमें से तामील कर दी गई है 30 दिनों के भीतर सेशन न्यायालय में कोई अपील की जा सकेगी। यानी रिस्पोंडेंट या एग्रीव्ड पर्सन दोनों ही जो है अपील कर सकेंगे आदेश की तामील किए जाने के 30 दिन के भीतर। प्रकीर्ण में दिया हुआ है संरक्षण अधिकारियों सेवा प्रदाताओं का लोक सेवक होना। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 21 के तहत लोक सेवक इन्हें माना जाएगा, प्रोटेक्शन ऑफिसर्स को और सर्विस प्रोवाइडर्स के सदस्यों को। प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश के भंग करने के लिए शास्ति यानी पेनाल्टी। प्रोटेक्शन ऑर्डर मान लीजिए पारित कर दिया गया है किसी हस्बैंड के अगेंस्ट या फिर हस्बैंड के फादर के अगेंस्ट या फिर हस्बैंड के ब्रदर के अगेंस्ट और वो फिर भी जो है उसको वायलेट करता है, घरेलू हिंसा करने की कोशिश करता है और विमेन ऐसी शिकायत अगर कर देती है तो संरक्षण आदेश के या किसी अंतरिम आदेश को भंग करने के लिए इसे एक अपराध माना जाएगा जो कि कारावास से जो 1 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने में 20,000 रुपये तक का होगा या दोनों से दंड नहीं किया जाएगा। यानी 1 वर्ष तक की यहाँ पर इम्प्रीजनमेंट हो सकती है और 20 वर्ष तक का यहाँ पर 20,000 रुपये का यहाँ पर जुर्माना लगाया जा सकता है प्रोटेक्शन ऑर्डर को ब्रीच करने के लिए। उपधारा 2 में लिखा हुआ है कि यथासाध्य उसी मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाए जिसने प्रोटेक्शन ऑर्डर पारित किया था। इसके अलावा ये भी लिखा हुआ है कि विचारित करते समय मजिस्ट्रेट आईपीसी की अन्य धाराओं में भी यदि कोई अपराध किया गया है या दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अधीन कोई अपराध किया गया है तो उसके लिए भी जो है अभ्यर्थी का ट्रायल, माफ कीजिएगा, आरोपी का ट्रायल किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपने नोटिस करी, जो अपराध और शास्तियाँ दी हुई हैं ये सेक्शन 31 में सिर्फ और सिर्फ किस ऑर्डर के लिए दी गई हैं? सिर्फ प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए। ठीक है। तो प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए ये केवल दिया गया है। मान लीजिए कि अगर रेजिडेंस ऑर्डर पारित किया जाता है और रेजिडेंस ऑर्डर कोई व्यक्ति नहीं पूरा करता है, ठीक, मान लीजिए कोई मॉनिटरी रिलीफ का ऑर्डर दिया जाता है और व्यक्ति जो है नहीं देता मॉनिटरी रिलीफ ऐसी विमेन को, तब विमेन क्या करेगी ऐसी स्थिति में? ठीक है, ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है। तो उसके लिए कोर्टों ने जो है अब विभिन्न तरह पर जो है इसकी प्रक्रिया बताई है। जैसे कंचन बनाम विक्रम सेठिया जो केस था, इसमें कहा था कोर्ट ने कि मॉनिटरी रिलीफ जो कि सेक्शन 2 के में डिफाइन की गई है एक्ट में, और जो है तो डीवी एक्ट के अगर सेक्शन 20 के तहत कोई मॉनिटरी ऑर्डर अगर पारित किया जाता है तो इसके प्रोविजंस जो है केवल उसी पर्सन पर लागू किए जाने योग्य होते हैं जो कि सैलरीड पर्सन हो। सैलरीड पर्सन अगर होता है तो उसके एम्प्लॉयर को जो है आदेश दे दिया जाता है कि उतना पैसा जो है एग्रीड विमेन को दिया जाएगा, बाकी पैसा जो है सैलरी में काट करके पर्सन को मिल जाए। लेकिन सेक्शन 20 को इन्फोर्स कराने में बड़ी मुश्किल आ जाती है अगर पर्सन जो है सेल्फ एम्प्लॉयड होता है। ठीक है, उसकी आय कैसे असरटेन की जाए और क्या यहाँ पे उसको बाध्य किया जाए? तो इसमें ये होता है कि 125 के अंतर्गत जो भी ऑर्डर के नॉन कॉम्प्लायंस के लिए जो भी प्रोसीजर किया जाता है वही इसमें किया जाएगा। इसमें साफ कहा गया है कि धारा 125 के तहत सीआरपीसी में जो प्रोसीडिंग्स की जाती हैं मॉनिटरी ऑर्डर के ब्रीच पर
वो यहाँ पे अपनाई जाएंगी। यहाँ पे डीवी एक्ट के सेक्शन नंबर 31 को नहीं इन्वोक किया जा सकेगा, यानी कि जेल वगैरह नहीं कराई जाएगी अगर कोई मॉनेटरी रिलीफ नहीं दे पाता है। उससे मॉनेटरी रिलीफ वसूलने में 125 के तहत जो कार्रवाई की जाती है वो यहाँ पे की जाएगी। हालांकि अलग से कोई मुकदमा दर्ज कराने की आवश्यकता नहीं होगी, सीआरपीसी के तहत एग्रीव्ड पर्सन को यहाँ पे स्पष्ट किया गया। तो ये कुछ अलग से इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप नोट कर सकते हैं। तो रेजिडेंस ऑर्डर के केस में, मॉनिटरी ऑर्डर के केस में जो प्रक्रिया फॉलो की जाएगी वो फॉलो की जाएगी अलग अलग। जैसे मॉनिटरी ऑर्डर के केस में जो है प्रक्रिया फॉलो की जाएगी ये कि 125 सीआरपीसी के तहत जो कार्रवाई की जाती है, हम लोग कह सकते हैं कंपनसेशन ना देने के मामले में, वो वहाँ पे फॉलो की जाएगी। धारा 31 वाले उपबंध यहाँ पे लागू नहीं होंगे कि 1 वर्ष तक का कारावास जो है उसको दिलाया जाए अगर वो मॉनिटरी रिलीफ नहीं दे पाता है एग्रीव्ड पर्सन को। 125 सीआरपीसी के तहत की कार्रवाई उस पर की जा सकेगी बिल्कुल, और अलग से एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं होगी एग्रीव्ड पर्सन को। इसके बाद धारा 31 के अंतर्गत संज्ञान और सबूत के बारे में बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि धारा 31 के तहत जो अपराध किया जाएगा प्रोटेक्शन ऑर्डर को ब्रीच करने का, वो संज्ञेय और अजमानती होगा, यानी कि नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल एकमात्र व्यथित व्यक्ति के साक्ष्य के आधार पर, यानी उसकी टेस्टिमनी पर न्यायालय निष्कर्ष निकाल सकेगा कि हाँ प्रोटेक्शन ऑर्डर को ब्रीच किया गया है। ठीक है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ, ये प्रूफ करने का कि उसने प्रोटेक्शन ऑर्डर को ब्रीच नहीं किया है, किस पर होगा? एक्यूज्ड पर, यानी आरोपी पर। संरक्षण अधिकारी द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन ना किए जाने पर शास्ति क्या होगी? प्रोटेक्शन ऑफिसर अगर अपना काम नहीं कर पाता है तो उस पर 1 वर्ष के अवधि के कारावास तक की उसको सजा हो सकेगी और 20,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से उसको दंडित किया जा सकेगा। ठीक, इसके बाद संरक्षण अधिकारी द्वारा किए गए अपराध का संज्ञान कौन लेगा? इसको स्वतः संज्ञान नहीं लिया जा सकता है। कोई अभियोजन या कोई विधिक कार्यवाही तब तक नहीं शुरू की जाएगी जब तक राज्य सरकार जो है ना कहे कि प्रोटेक्शन ऑफिसर को स्यू किया जाए। ये यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफिसर को एक तरीके से रिलीफ या फिर इम्यूनिटी दी गई है। गुड फेथ में की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण दिया गया है। गुड फेथ में अगर कोई कार्रवाई की गई है तो कोई अभियोजन या विधिक कार्रवाई प्रोटेक्शन ऑफिसर के खिलाफ नहीं चलाई जा सकती है। यानी कि अगर मान लीजिए कि कई सारी ऐसी एफआईआर मान लीजिए दर्ज कराई प्रोटेक्शन ऑफिसर ने जो अंत में जाकर के फेक निकली, तो जो हम लोग कह सकते हैं जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो प्रोटेक्शन ऑफिसर के खिलाफ केस नहीं कर सकते हैं जाकर के, क्योंकि उसने कार्रवाई गुड फेथ में की थी। अब केस झूठा निकला तो वो क्या करे? ठीक है, तो ये इम्यूनिटी भी दी गई है कि रिस्पोंडेंट जो है उस केसेस के जिसको प्रोटेक्शन ऑफिसर ने दर्ज कराया था वो अगर फेक निकल जाते हैं तो उसके आधार पर जो रिस्पोंडेंट्स हैं उस फेक केसेस के प्रोटेक्शन ऑफिसर को स्यू नहीं कर सकेंगे। अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में ना होना, ये मैंने पहले ही बताया था कि किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में नहीं होगा। ठीक है, बल्कि उन उपबंधों के अतिरिक्त माना जाएगा इसको। केंद्रीय सरकार के नियम बनाने की शक्ति यहाँ पे बताई गई। केंद्र सरकार जो है यहाँ पर तरह तरह के नियम बना सकती है, जैसे प्रोटेक्शन ऑफिसर की क्वालिफिकेशंस क्या होगी, ये सब।